अगली मौत किसकी। संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाजें चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मारकर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत की घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग। हॉरर कहानियां थी।
गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो, ये कॉल उनके लिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी। फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहां उसे ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा घोस्ट। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं। चलो ऊपर, मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी, सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्म से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है, जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी। आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने। मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा। ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है। कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए। आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है, जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। 5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया? हाथ है। सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है। फर्श पर हर तरफ खून ही खून। प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है,
मैम, यहाँ रूहें रहती हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी, आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रमिल के घर से बाहर निकलती है। चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? इनको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूं क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सूंघ लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। माँ, भूख लगी है। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था। अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था। एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी। यहाँ हमारी जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था जिसे वो रूहें रोज मारे, रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिखी जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा